हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जहाँ पर हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेट की जो सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो गार्नर ने दी है। उनकी बुक का क्या नाम है? पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। ये 1928 में बुक आती है और कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से हो, यानी राजनीति विज्ञान में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उसमें राज्य केंद्रीय परिधि में रहता है, या राज्य उसके केंद्र में रहता है। आरजी गेटेल राजनीति विज्ञान को राज्य का विज्ञान कहते हैं। राजनीति विज्ञान क्या है? ये राज्य का विज्ञान है, साइंस ऑफ स्टेट है। ये स्टेट के बारे में विज्ञान है ये। फिर राज्य का अंग्रेजी पर्याय स्टेट, ये लैटिन भाषा के स्टेट से निकला है। यूनानी विचारक इसके लिए पोलिस शब्द का प्रयोग करते थे, जबकि रोम के विचारक सिवितास या रिपब्लिका का प्रयोग करते थे। मैकियावेली ने इसके लिए स्टेटो शब्द का प्रयोग करके आधुनिक राष्ट्र राज्य की संकल्पना की नींव रखी। तो मैकियावेली ने स्टेटो शब्द का प्रयोग किया और वहीं से ये जो आधुनिक राष्ट्र राज्य का विकल्प है या आधुनिक जो मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वहीं से निकलकर आता है। फिर प्लेटो ने रिपब्लिक में वर्णित न्यायपूर्ण आदर्श राज्य को कैलिपोलिस कहा है। इसका तात्पर्य क्या था? सुंदर नगर, यानी कि कैलिपोलिस का मतलब क्या था? एक ब्यूटीफुल सिटी या अधिकतम सुख समुदाय। दलाज में वर्णित राज्य को प्लेटो ने मैग्नीसिया कहा था। तो दलाज में मैग्नीसिया शब्द का प्रयोग किया था राज्य के लिए, और रिपब्लिक में इसे क्या कहा था? कैलिपोलिस कहा था। अरस्तु इसे कैनोनिया कहता है, राज्य के लिए कैनोनिया शब्द का प्रयोग करता है। राज्य का ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं। तो सबसे पहले कबीला राज्य हुआ करते थे। उसके बाद पूर्वी राज्य आए। तो पूर्वी राज्यों में जो नील सभ्यता थी या मेसोपोटामिया सभ्यता थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये पूर्वी राज्य कहलाए। फिर हमने इसका मतलब जब हम लोगों ने आई थिंक हेगल को पढ़ा था तो हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। यूनानी सभ्यता आई, यूनानी नगर राज्य आए। तो यहाँ पर नगर राज्यों को पोलिस कहा जाता था। फिर उसके बाद हमने देखा है कि रोमन साम्राज्य आता है। लगभग 500 ईसा पूर्व तक ये रहा। फिर सामंती राज्य आए, या इन्हें हम सामंती राज्यों को मसीही राज्य भी कहते थे। और अब हमने मैकियावेली के बाद हमने देखा है कि मैकियावेली से मॉडर्न नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है। फिर आधुनिक राष्ट्र राज्य आया, मॉडर्न नेशन स्टेट आया, और उसके बाद विश्व राज्य यानी ग्लोबल स्टेट की बात की जा रही है, जो कि एक अभी ड्रीम है कि हम सब एक ग्लोबल नागरिक बने, एक ग्लोबल राज्य बने। ये अब राज्य के पर्याय कौन कौन से हैं? तो प्लेटो का आदर्श राज्य कैलिपोलिस है, यानी सुंदर राज्य है। अरस्तु का कैनोनिया है। बोधा ने राज्य के लिए रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया है। फिर हॉब्स ने राज्य के स्थान पर कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करके इसमें समाज, राज्य व सरकार तीनों को मिला दिया। तो हॉब्स के लिए जो कॉमनवेल्थ है वो केवल राज्य नहीं है, उसमें समाज भी है, उसमें राज्य तो है ही, उसमें सरकार भी है। लॉक व रूसो ने राज्य के स्थान पर समुदाय, सिविल सोसाइटी शब्द का प्रयोग किया। तो लॉक व रूसो राज्य शब्द का प्रयोग न करके उसको सिविल सोसाइटी कहते हैं। हेगल ने राष्ट्र राज्य शब्द का प्रयोग किया। हेगल ने व्यवहारवादी राज्य के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। हेगल ने राष्ट्र राज्य का प्रयोग किया। लॉक व रूसो ने सिविल सोसाइटी शब्द कहा। व्यवहारवादी इसे पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। फिर प्लेटो इसे कैलिपोलिस कहता है, और देखा था दलाज में ये मैग्नीसिया शब्द का प्रयोग करता है राज्य के लिए। अरस्तु कैनोनिया बोलता है। बोधा ने रिपब्लिका शब्द का प्रयोग किया है, और कॉमनवेल्थ में राज्य के लिए हॉब्स ने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया, जिसमें समाज, राज्य व सरकार तीनों आ जाते हैं। फिर जो गार्नर है वो राज्य के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताता है। पहला जनसंख्या, तो पॉपुलेशन होनी चाहिए। दूसरा भूभाग होना चाहिए। तीसरा सरकार, और चौथा है संप्रभुता न केवल आंतरिक, यानी कि हम राज्य सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन होगा चर्च वगैरह से, ये सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन होगा। बाह्य संप्रभुता भी होनी चाहिए कि अपना जो राज्य दूसरे राज्यों से अपना संबंध स्थापित करेगा तो स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में करेगा, ना कि किसी के अधीन रहकर काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र में राज्य की परिभाषा
33 के मोंटेविडियो जो कन्वेंशन हुआ था में मिलती है। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 1 में राज्य की 4 विशेषताएं दी गई। तो 4 विशेषताएं कौन कौन सी हैं? एक तो परिभाषित भूभाग होना चाहिए, एक डिफाइंड टेरिटरी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल भारत है, तो भारत की एक डिफाइंड टेरिटरी है। प्रभावी शासन है, इफेक्टिव गवर्नमेंट है, तो भारत में भारत की एक सरकार है जो इफेक्टिव है। तीसरा, स्थायी आबादी है, एक परमानेंट पॉपुलेशन जो भारत में हमेशा निवास करती है। 150 प्लस करोड़ की जनसंख्या भारत में निवास करती है। अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता, द कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट। तो भारत की जो सरकार है स्वतंत्र और स्वायत्त रूप से किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी प्रकार के संबंध स्थापित कर सकती है या किसी प्रकार के एग्रीमेंट में समझौता कर सकती है। आधुनिक राष्ट्र राज्य, तो डेविड हेल्ड महत्वपूर्ण थिंकर हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य की 4 विशेषताएं बताते हैं। आधुनिक राष्ट्र राज्य की 4 विशेषताएं बताते हैं। तो 4 विशेषताओं में पहली है भू क्षेत्रीयता या टेरिटोरियलिटी, जहां राष्ट्रों की सटीक सीमाएं निश्चित बना दी जाती हैं। तो भारत जैसे एक देश है तो उसकी एक सटीक सीमा बना दी गई है, इतने नॉटिकल माइल्स ईस्ट टू वेस्ट ये सब है। हिंसा के साधनों पर नियंत्रण, तो हिंसा के साधनों पर नियंत्रण कौन करेगा? सरकार ही तो करेगी। सख्त की अवैयक्तिक संरचना, यानी अब कोई व्यक्तिगत रूप से शक्ति का उपयोग नहीं होगा, बल्कि एक सरकार अपना उपयोग करेगी शक्ति का। फिर विसम्मतता, तो अब जो शक्ति का प्रयोग होगा चाहे किसी को मार भी दिया जाए तो वो लेजिटिमेट रहेगा। सरकार के पास तो लोगों को मृत्युदंड देने का भी अधिकार है, किसी के जीवन लेने का भी अधिकार भारत सरकार के पास है। इंडो हेवोड राज्य की 5 विशेषताएं बताते हैं। पहला, राज्य संप्रभु होता है, तो वही है भारत। अगर भारत के साथ इसको कंपेयर कर लीजिए, भारत एक सॉवरेन नेशन है। राज्य के संस्थान स्वीकृति पूर्वक सार्वजनिक होते हैं, तो जो राज्य के जो संस्थान है, फॉर एग्जाम्पल जो लोकसभा, राज्यसभा है, ये क्या है? ये सार्वजनिक है। जो राज्य के जो संस्थान होते हैं और सारे फॉर एग्जाम्पल जो कलेक्टर भवन हो गया या अन्य जैसी चीजें हो गई, ये सार्वजनिक होती हैं, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। रेलवे है, ये सब क्या है? सार्वजनिक होते हैं। राज्य का कार्य विधि सम्मतता से जुड़ा होता है, तो लीगैलिटी से राज्य का कार्य जुड़ा होता है। दूसरा, राज्य प्रभुत्व का साधन है। राज्य क्या है? अथॉरिटी का एक साधन है। फिर राज्य एक भू क्षेत्रीय संस्था है, तो भारत को अगर पहचानना होगा तो भारत एक भू क्षेत्र है, तो उसे आप पहचान सकते हैं कि अच्छा ये है भारत। तो चलिए अब राज्य के सिद्धांत देख लेते हैं। पहला है सावयव सिद्धांत यानी ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। ये जब हम तब पढ़े थे जब ग्रीक थिंकरों को पढ़े थे, प्लेटो और अरिस्टोटल को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि ये राज्य को एक सावयवी संस्था मानते हैं, एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं, एक ऐसी संस्था मानते हैं, ऑर्गेनिक संस्था मानते हैं। इसका मतलब है कि राज्य फलता है, फूलता है और वृद्धि करता है। जैसे कोई एक राज्य एक इंसान की भांति होता है, एक जीव की भांति होता है जो फलता है, फूलता और वृद्धि करता है। फिर जो दूसरा सिद्धांत हमने पढ़ा था वो यांत्रिक यानी आर्टिफिशियल थ्योरी थी राज्य की, जो हमने हॉब्स के साथ पढ़ा था कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। मैकियावेली भी ऐसा बोलता है कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं, बल्कि ये हमारे स्वार्थ के लिए बनाया गया संस्थान है। चलिए सावयविक सिद्धांत को देखते हैं। जैविक सिद्धांत, इसे आंगिक थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी भी कहा जाता है। इसे शरीर रचना सिद्धांत भी कहते हैं। ये राज्य को प्राकृतिक संगठन मानते हैं। प्लेटो और अरिस्टोटल को याद कर लीजिएगा, जब हमने उनके बारे में पढ़ाया था तो राज्य की जो अवधारणा बताई थी बेसिकली वही है। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर पहले आता है और अंग उसके ऊपर निर्भर है। वही बात है कि अगर कोई कार दूर से आ रही है तो सबसे पहले हमें कार दिखती है, उसका टायर या कि उसके जो मिरर लगे रहते हैं वो कुछ नहीं दिखता, पहले हमें कार आती हुई दिखती है। फिर जब और नजदीक आती है तो फिर हमें उसके बहुत सारे अंग, टायर वगैरह दिखते हैं, फिर उसके जो हैंडल वगैरह रहते हैं, सब कुछ दिखता है। तो पहले एक शरीर दिखाई देता है, उसके बाद हमारे अंग दिखाई देते हैं, और शरीर का अस्तित्व बना रह सकता है अंग के बावजूद भी। ये बात भी इसके साथ पर है, राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है। तो व्यक्ति के बिना भी राज्य का अस्तित्व बना रह सकता है, लेकिन व्यक्ति का राज्य के बिना अस्तित्व नहीं बना रह सकता। राज्य क्या है? साध्य है, और व्यक्ति क्या है? साधन है। अर्थात राज्य की शक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति की स्वतंत्रता या अधिकार नहीं। समर्थक है प्लेटो है, अरस्तु है, हॉब्स है, रूसो है, ब्लांसली है, कौटिल्य है और शुक्र है। फिर अब ये राज्य को हॉब्स ऑर्गेनिक नहीं मानता है, लेकिन ये मानता है कि राज्य व्यक्ति से पहले है। ये जो एब्सोल्यूट स्टेट की बात करता है वो इसकी बात की गई, इसके समर्थक हैं। वो ऑर्गेनिक नहीं मानता है, तो आर्टिफिशियल ही मानता है राज्य को, या कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नतीजा मानता है।
तो सापेक्ष सिद्धांत या कौटिल्य का शब्दांक सिद्धांत, इसको हॉब्स का लेवियाथन और रूसो का बॉडी पॉलिटिक, ये सब उसके उदाहरण हैं। इस सिद्धांत की आलोचना में कहा जाता है कि यह निरंकुशवाद, सर्वसत्तावाद व तानाशाही को बढ़ावा देता है। तो हमने देखा है कि हॉब्स कैसी बातें करता है, एब्सोल्यूट स्टेट की बात करता है। प्लेटो भी ऐसे ही राज्य की बात करता है जो कि टोटलिटेरियन हो, फिलॉसफर किंग की बात करता है। तो ये कहीं ना कहीं निरंकुशवाद, सर्वसत्तावाद और तानाशाही को बढ़ावा देता है तथा व्यक्ति को गौण बना देता है। प्लेटो क्या कहता है कि राज्य व्यक्ति का ही बृहत्तम रूप है। तो स्टेट इज इंडिविजुअल लिट लार्ज, यानी राज्य बबूल के वृक्ष चट्टानों से नहीं निकलता है, बल्कि यह उन लोगों के मस्तिष्क स्वचरित का परिणाम है जो उसमें निवास करते हैं। तो अगर भारत को देखा जाएगा तो भारत स्टेट ये कहीं बबूल या सहतूत या चट्टान से नहीं निकलेगा। ये भारत का जो स्टेट है ये हम ही लोगों के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। रस्तु राज्य परिवारों व गांवों का समूह है जिसका उद्देश्य पूर्ण व आत्मनिर्भर जीवन की स्थापना है। प्रिंसली राज्य मानव शरीर का हुबहू रूप है, राज्य पुल्लिंग है और चर्च स्त्रीलिंग है। अन्य समर्थक इसके आदर्शवादी थिंकर हैं, हेगल, कांट और ग्रीन आते हैं इसमें। नेक्स्ट है यांत्रिक राज्य या कृत्रिम राज्य। तो इस सिद्धांत के अनुसार राज्य प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है, राज्य आर्टिफिशियल संस्थान है। जिस प्रकार किसी मशीन या यंत्र का निर्माण स्वयं नहीं होता बल्कि व्यक्ति द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार राज्य का निर्माण व्यक्ति ने अपने फायदे व कल्याण के लिए किया है। यह सिद्धांत राज्य नहीं बल्कि व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। तो अब ये रेनेसां के टाइम का राज्य है जहां पर इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट हो गया है और ऐसा कहा जाता है कि इंडिविजुअल ने राज्य को बनाया है, राज्य ने इंडिविजुअल को नहीं बनाया है। व्यक्ति साध्य है, यानी जो एंड गोल है वो क्या है, व्यक्ति है। राज्य टूल है जिसके माध्यम से व्यक्ति का विकास किया जाएगा। यह सिद्धांत व्यक्ति की स्वतंत्रता व अधिकारों पर जोर देता है। इस विचार की उत्पत्ति राज्य के समझौतावादी विचारकों हॉब्स, लॉक और रूसो ने की थी। समर्थक हैं लॉक व अन्य उदारवादी पूंजीवादी विचारक। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो ग्रीन क्या कहता है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। तो विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट। फोर्स नहीं है राज्य की शक्ति का आधार या राज्य का आधार, बल्कि इच्छा है। लोगों की इच्छा हुई तो राज्य बना, ना कि राज्य फोर्स से बना। लंसली क्या बोलता है कि किसी निश्चित भूभाग के अंतर्गत कानूनी रूप से संगठित जन समुदाय का नाम राज्य। यदि शासन नहीं होगा तो अराजकता होगी और राज्य का अंत हो जाएगा। लंसली ऐसा बोलता है। बोधा राज्य परिवारों व उनकी समान संपत्तियों का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति व विवेक द्वारा शासित होता है। नेक्स्ट वेबर राज्य वह इकाई है जिसके पास दंडकारी शक्ति का वैध अधिकार है। हेगल राज्य राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। वुडरो विल्सन राज्य एक निश्चित भूखंड के अंतर्गत राष्ट्र है जो कानून का लाभ लेने के लिए संगठित है। हर्बर्ट स्पेंसर राज्य पारस्परिक निश्चितता वाली एक सूचनात्मक कंपनी है, एक ज्वाइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी है। गैली के अनुसार राज्य के कई प्रतिस्पर्धी सिद्धांत मौजूद हैं, अतः राज्य एक तत्वतः विवादित अवधारणा है। ये इसेंशियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है। राज्य एक विवादित कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है राज्य की प्रकृति यानी नेचर ऑफ स्टेट। तो राज्य एक वर्ग संगठन है। मार्क्सवादी व ओपेनहाइमर ऐसा बोलते हैं कि राज्य एक वर्ग संगठन है, यानी क्लास ऑर्गेनाइजेशन। राज्य शक्ति व्यवस्था है ऐसा कौन मानते हैं? यथार्थवादी मानते हैं। मैकियावेली, ट्राट्स्की और निश्चय जैसे लोग क्या मानते हैं कि राज्य शक्ति की व्यवस्था है। ग्रीन राज्य का आधार शक्ति नहीं बल्कि इच्छा है। तो ग्रीन क्या मानता है कि राज्य का आधार क्या है? इच्छा, ना कि शक्ति। राज्य कल्याणकारी व्यवस्था है, ये आधुनिक उदारवादी और प्रजातांत्रिक समाजवादी मानते हैं। फिर राज्य पारस्परिक सुरक्षा कंपनी है, स्पेंसर मानता है कि ज्वाइंट स्टॉक प्रोटेक्शन कंपनी है। फिर राज्य एक समुदाय है, बहुलवादी ऐसा मानते हैं। बहुलवादियों में लास्की, क्रेव, लिंडसे, बारकर, गियर्क और मिंटलैंड ऐसा मानते हैं कि राज्य एक समुदाय है, स्टेट इज अ कम्युनिटी। राज्य सर्वसत्तात्मक है, सब कुछ राज्य के भीतर है, उसके बाहर कुछ नहीं। मुसोलिनी ऐसा बोलता है। राज्य एक यंत्र या मशीन है, समझौतावादी बोलते हैं राज्य एक यंत्र है, एक टूल है या एक मशीन है। राज्य पुरुष वर्चस्व का यंत्र है, नारीवादी ऐसा बोलेंगे और बोलते हैं कि नारियों का कोई देश नहीं होता या नारियों का कोई राज्य नहीं होता है। राज्य विचारधारात्मक हेजमनी है, ग्रामसी ऐसा बोलता है। फिर राज्य
आत्मा रहित मशीन है, गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि राज्य एक ऐसी मशीन है जिसकी आत्मा नहीं है, जो कि उसकी आत्मा मर चुकी है। राज्य की प्रकृति को 4 अलग-अलग दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। पहला, आदर्शवादी दृष्टिकोण यानी आइडियलिस्ट अप्रोच क्या है? आइडियलिस्ट अप्रोच में कौन आएगा? ग्रीक थिंकर आएंगे इसमें, प्लेटो और अरिस्टोटल जैसे लोग आएंगे इसमें। फिर प्रकारवादी दृष्टिकोण फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। फिर संगठनात्मक दृष्टिकोण ये ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच है, और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण इंटरनेशनल अप्रोच है। तो अब राज्य का आदर्शवादी दृष्टिकोण देखते हैं, आइडियलिस्ट अप्रोच देखते हैं राज्य की। तो यह दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से हेगल के लेखन से में परिलक्षित होता है। तो आइडियलिस्ट अप्रोच है ये हेगल के लेखन में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। हेगल ने सामाजिक अस्तित्व के 3 लक्षणों की पहचान की है। पहला परिवार, दूसरा नागरिक समाज, तीसरा राज्य। हेगल ने तर्क दिया है कि परिवार के भीतर एक विशेष परोपकारिता संचालित होती है। तो हमने जब उसमें देखा था कि अगर परिवारवाद है तो राज्य क्या है? प्रतिवाद है। और राष्ट्र राज्य क्या होगा? ये बेसिकली संवाद होगा, जहां पर परिवार का जो परोपकारिता है वो पाई जाएगी, और राज्य का अहम बात पाया जाएगा। राज्य का कल्याणकारी जो अप्रोच है वो पाई जाएगी। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर मिलेंगी। तो ये क्या है? विशेष परोपकारिता संचालित होती है जो लोगों को अपने बच्चों या बुजुर्ग रिश्तेदारों की भलाई के लिए अपने स्वयं के हितों को अलग रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर जबकि नागरिक समाज ये सार्वभौमिक अहम बात के रूप में दूसरों के हितों में से पहले स्वयं के हितों को रखते हैं। तो सिविल सोसाइटी में सार्वभौमिक अहम बात पाया जाता है। राज्य को हेगल ने पारस्परिक सहानुभूति, सार्वभौमिक परोपकारिता पर आधारित एक नैतिक मनुष्य के रूप में चिन्हित किया है। तो बेसिकली जो राज्य होगा, राष्ट्र राज्य होगा या राज्य होगा, यहाँ पर 2 गुण पाए जाएंगे। एक तो सिविल सोसाइटी के गुण पाए जाएंगे, सिविल सोसाइटी जो कि अहम बात भी पाया जाता है, और यहाँ पर एक दूसरे को जो हम लोग जो केयर करते हैं, है ना, वो चीज़ भी पाई जाती है। और परिवार में जो हमें परोपकारिता मिलती है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी राज्य में, जो कि एक नैतिक मनुष्य के रूप में इसको माना है, इसका आधार। फिर प्रकारवादी या कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण फंक्शनलिस्ट अप्रोच। यह दृष्टिकोण राज्य संस्थानों की भूमिका या उद्देश्य पर केंद्रित करते हैं। राज्य का केंद्रीय कार्य सामाजिक व्यवस्था का रखरखाव करना माना जाता है। उदाहरण के लिए नव मार्क्सवादी राज्य को एक यंत्र के रूप में देखते हैं। इसके माध्यम से पूंजीवादी व्यवस्था के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए वर्ग संघर्ष में सुधार किया जाता है। फिर संगठनात्मक दृष्टिकोण ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य को सरकार के एक यंत्र के रूप में जाना जाता है। राज्य सार्वजनिक संस्थाओं का एक ऐसा समूह है जो अपने सामाजिक अस्तित्व के लिए जनता के खर्च पर वित्त पोषित है। यह परिभाषा राज्य और समाज के बीच अंतर करती है। राज्य में सरकार की विभिन्न संस्थाएं शामिल हैं, जैसे नौकरशाही, सेना, पुलिस, अदालतें, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आदि सभी मिलकर राज्य को एक पूरा राजनीतिक निकाय पॉलिटिकल या बॉडी पॉलिटिक बनाती हैं, राज्य की जिम्मेदारियों बढ़ाती हैं। इनके अनुसार राज्य की प्रमुख 5 विशेषताएं हैं। कौन कौन से? राज्य पूर्ण संप्रभु है। दूसरा, नागरिक समाज की निजी संस्थाओं के विपरीत राज्य की संस्थाएं सामाजिक होती हैं। राज्य की संस्थाएं निजी नहीं बल्कि सामाजिक होती हैं। राज्य वैधता का एक रूप है। राज्य जो शक्ति का प्रयोग करता है वो वैध होती है, लेजिटिमेट होती है। राज्य वर्चस्व का एक साधन है। मैक्स वेबर ने राज्य को वैध हिंसा के साधनों के एक अधिकार के रूप में परिभाषित किया है कि अगर किसी के पास लेजिटिमेट पावर है हिंसा करने की तो वो कौन है? राज्य है। राज्य एक प्रादेशिक संघ है। राज्य के अधिकार क्षेत्र को भौगोलिक रूप से परिभाषित किया गया है। राज्य के अधिकार क्षेत्र को भौगोलिक रूप से परिभाषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इंटरनेशनल अप्रोच। तो यह दृष्टिकोण राज्य को विश्व मंच पर एक अभिनेता के रूप में देखता है। वास्तव में राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मूल इकाई, बेसिक यूनिट के रूप में जाना जाता है। तो राज्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मूल इकाई के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में राज्य की परिभाषा 1933 में मोंटेविडियो कन्वेंशन में मिलती है। इस कन्वेंशन के अनुसार अनुच्छेद 1 में राज्य की 4 विशेषताएं दी गई। पहली, परिभाषित भूमि क्षेत्र यानी डिफाइंड टेरिटरी होगी एक। फिर स्थायी आबादी होगी, परमानेंट पॉपुलेशन होगी। प्रभावी शासन होगा, इफेक्टिव गवर्नमेंट होगी। और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता होगी, द कैपेसिटी टू इंटर इनटू रिलेशन विथ अदर स्टेट।